हर चीज की शुरुआत सोच से होती है। अगर आप किसी चीज को सोच नहीं सकते वो रियलिटी नहीं बन सकती। ऐसी पावर के पास जाते हैं जिसमें आप बिलीव करते हैं कि एक सुप्रीम पावर है, एक शक्ति है जो मुझे कुछ भी दिला सकता है। और जब हम बात करते हैं और स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं तो हमें ये भी पता है कि भगवान हम सबके अंदर है। इतने बड़े बड़े रिसर्च हुए, एक्सपेरिमेंट हुए, साइंटिफिक डिस्कवरी हुई। इन सब की शुरुआत पहले किसी ने सोचा था। डिसबिलीवर्स हैं कहीं ना कहीं कि अरे क्या सोचने से कैसे मिल सकता है। वो इसको विशफुल थिंकिंग बोलते हैं। हमारी जिंदगी में वही होता है जो हम अट्रैक्ट करते हैं। लोग मुझे बोलते हैं कई बार कि सर मैंने तो डिवोर्स अट्रैक्ट नहीं किया, मैंने तो किसी की डेथ अट्रैक्ट नहीं की, मैंने तो बहुत सारी चीजें अट्रैक्ट नहीं। मुझे लगता है जो लोग बहुत ज्यादा। नमस्कार, स्वागत है आपका पीएमसी हिंदी के शो लाइफ हो तो ऐसी में। मेरा नाम है रमन और ब्रह्म ऋषि पत्री जी कहते हैं कि बुक्स आर द स्विफ्टेस्ट शॉर्टकट टू एनलाइटनमेंट। पुस्तकें आत्मज्ञान पाने का सबसे इजी शॉर्टकट होती हैं। साथ ही वो अक्सर कहते थे यद भावम तद भवति, जैसे हमारे भाव होंगे वैसी ही रियलिटी हम क्रिएट करेंगे। आज लाइफ हो तो ऐसी के इस एपिसोड में हमने इन्हीं विषयों पे बात की है। हमने बात की है उन पुस्तकों के ऊपर जो हमें बताती हैं कि हम अपनी रियलिटी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन के बारे में। और जो गेस्ट हमारे साथ जुड़े वो हैं डॉक्टर अमित कुमार। वो एक माइंडसेट कोच हैं, बुक कोच हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं और होलिस्टिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन कोच हैं। हमने बात की विजुअलाइजेशन की टेक्निक्स के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, साथ ही साल 2025 को कैसे बेहतरीन बना सकते हैं, इसकी टिप्स, ट्रिक्स और गाइड्स अमित जी ने हमारे साथ शेयर किए। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड, एंड तक देखिएगा। डॉक्टर अमित कुमार, नमस्कार। नमस्कार, वेलकम टू पीएमसी हिंदी स्टूडियो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर, जैसे आपका जो एक्सपर्टीज़ है वो मेन प्राइम कमांड जो है बुक्स की है, तो बुक्स पे बात करते हैं आज। ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम रोंडा बायन की द सीक्रेट। किताब का नाम भले ही द सीक्रेट हो, लेकिन इतनी मिलियंस ऑफ कॉपीज छप चुकी हैं, मूवी बन चुकी है। सीक्रेट तो क्या, नो मोर अ सीक्रेट, नो मोर अ सीक्रेट। फिर भी अप्लाई करने पे जब आते हैं तो कहीं ना कहीं लोग चैलेंज फेस करते हैं। जो डिसबिलीवर्स हैं कहीं ना कहीं कि अरे क्या सोचने से कैसे मिल सकता है, वो इसको विशफुल थिंकिंग बोलते हैं। तो विशफुल थिंकिंग और प्रैक्टिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लाइफ में इम्प्लीमेंट करने में इसको आप कोई कॉन्ट्राडिक्शन देखते हैं कि क्या? देखिए क्या है, जैसे आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे जो बहुत बार ये बात करते हैं कि यार देश में इतना कुछ हो रहा है, यार क्या चलेगा ये सब। अगर मैं प्रधानमंत्री होता ना, मैं ऐसे 2 दिन में बदल देता। मैं सोसाइटी का प्रेसिडेंट बन जाऊँ ना, तो देखना ये सब लाइन पर आ जाएंगे। मैं काश मेरी ना 2 करोड़ की लॉटरी लग जाए। काश मैं रास्ते में चल रहा हूँ, किसी का एक्सीडेंट हो जाए और मैं उसको बचा लूँ और वो करोड़पति निकले और उसका कोई बच्चा ना निकले और वो मुझे अडॉप्ट कर ले। ये सब विजुअल थिंकिंग है। जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, ये जो थॉट है, इसमें जो थॉट प्रोसेस रिक्वायर्ड है, ये सिर्फ सोच तक लिमिटेड नहीं है। जब हम बात करते हैं मैनिफेस्टेशन की, मैनिफेस्टेशन बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके जरिए आप अपने सपनों को रियलिटी में ट्रांसफॉर्म करते हैं, रियलिटी तक पहुंचते हैं। लेकिन इस सब की शुरुआत सोच से होती है। देखिए क्या होता है, जो नॉन बिलीवर हैं वो सिर्फ इस चीज पे बिलीव नहीं करते, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन, सिर्फ इस चीज पे बिलीव नहीं करते। वो बिलीव पता क्या करते हैं, सपनों पे तो बिलीव करते हैं, वो मेहनत पे तो बिलीव करते हैं, वो लॉ ऑफ कर्मा पे तो बिलीव करते हैं। वो अगर शिद्दत से कुछ भी चाहते हो, पूरी मेहनत करके लग जाओ तो मिलेगा ही मिलेगा, ये सब तो बिलीव करते हैं वो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी तो वही है। तो बेसिकली क्या है, जब से इस चीज को नाम दे दिया गया है तब से लोग इस वर्ड के अगेंस्ट हैं। लोग, मुझे नहीं लगता, सपनों के अगेंस्ट है। अगर आज हम समझना शुरू करें, एलन मस्क, उसने एक दिन ऐसा सोचा कि स्पेस पे ना एक लाइफ होनी चाहिए। यू नेवर नो कि कब अर्थ के साथ क्या हो जाए, कुछ हो जाए, वहां पे सोचा उसने। अब मुझे एक बात बताओ कि पहले उसने सोचा होगा ना, तभी तो काम शुरू किया होगा। बिना सोचे काम शुरू किया होगा क्या? नहीं किया होगा। तो हर चीज की शुरुआत, हवाई जहाज बना, पहले किसी ने सोचा कि हवाई जहाज बन सकता है।
जैसे चिड़िया उड़ती है, बर्ड्स उड़ती हैं, फ्लाई करती हैं, उनके स्विंग्स, उनके जो विंग्स है, उनका जो स्विंग है, उसको अगर एक मशीन का रूप दे दिया जाए तो एक हवाई जहाज उड़ सकता है और फिर वो कुछ लोगों को भी उड़ा सकता है। तो पहले सोच में हुआ होगा ना किसी के, फिर रियलिटी में आया। तो ऐसे ही हर चीज़ की शुरुआत सोच से होती है। अगर आप किसी चीज़ को सोच नहीं सकते, वो रियलिटी नहीं बन सकती। इतने बड़े बड़े रिसर्च हुए, एक्सपेरिमेंट हुए, साइंटिफिक डिस्कवरी हुई, इन सब की शुरुआत पहले किसी ने सोचा था। एडिसन ने बल्ब बनाया, पहले सोचा था कि बल्ब बन सकता है, ऐसे ऐसे कुछ चीजें की जाएंगी तो बल्ब बन सकता है, लेकिन वो फेल हुए। कितनी बार, 10,000 बार फेल हुए, लाखों बार फेल हुए, उसके बाद क्या हुआ? बल्ब बन गया। तो आज के टाइम में अगर लोग, ये किसी को प्रॉब्लम ये है कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता, तो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। सपने पर तो बिलीव करते हो, सपनों पे तो भरोसा करते हो ना आप। अगर आप सपनों पर बिलीव करते हो तो आप बाय डिफॉल्ट आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन पर भरोसा करते हो। हमेशा बचपन से लोगों ने सुना है, घर में हर किसी के होता है कि कुछ भी चाहिए हो ना, भगवान के पास जाओ, मिल जाएगा। अच्छी शादी नहीं हो रही है, लड़कियों को बोला था 16 सोमवार कर लो, भगवान के पास जाओ, मिल जाएगा। तो बेसिकली आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप किसी न किसी एक ऐसी पावर के पास जाते हैं जिसमें आप बिलीव करते हैं कि एक सुप्रीम पावर है, एक शक्ति है जो मेरी सारी चीजें पूरा, जो मुझे कुछ भी दिला सकता है। और जब हम बात करते हैं और स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं तो हमें यह भी पता है कि भगवान हम सबके अंदर है। तो जब भगवान हम सबके अंदर है तो हम अपने दिमाग में जो कोई भी थॉट लेकर आते हैं, सबसे पहले तो भगवान ही सुन रहे हैं। और जब वो भगवान सुनता है तो वो ये कहता है कि इस बच्चे को ही चाहिए, चलो इसको मदद करते हैं। और वही, उसी को मॉडर्न नाम दे दिया गया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई ये बोलता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, नहीं करता है, मैनिफेस्टेशन काम करता है, ठीक है, मत मानो, सपने तो काम करते हैं ना, सपनों पे तो भरोसा है। तो भरोसा है तो आप भरोसा करते हो। जैसे आपने बोला हर चीज़ की शुरुआत थॉट से होती है, विचार से। तो जो प्रोसेस है, थिंक फील एक्ट, पहले सोचते हैं, फील करते हैं, उस पर एक्ट करते हैं। एक्ट यानी एक्शन। अब एक टर्म आता है विजुअलाइजेशन। हाँ, इस विजुअलाइजेशन और एक्शन के बीच में काइंड ऑफ वो बैलेंस कैसे, जो एक्सट्रीम्स में बात करें तो सिर्फ विजुअलाइज करेंगे तो फिर लेजीनेस और लेथार्जिसिटी आ गई, पर जो सिर्फ एक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो विजुअलाइज करने में वीक हो रहे हैं, वो काइंड ऑफ बैलेंस कैसे इस्टेब्लिश करें? देखिए क्या है विजुअलेशन, क्या है विजुअलेशन? बेसिकली आप अपने सपनों को, आप जो भी कुछ पाना चाहते हैं, आप उसको और डिटेल दे रहे हो। बेसिकली आप उसको और ज़्यादा महसूस करने की कोशिश कर रहे हो। द सीक्रेट में बताया गया, आस्क, बिलीव, रिसीव। इसमें कोई एक्शन की बात नहीं की गई। जब लेकिन किताब को अगर कोई भी ढंग से पढ़ेगा तो उसमें कुछ आपको दिया गया है एक्शन के बारे में। हाँ, वो बात अलग है, 300 पेज में से एक पेज में एक्शन के बारे में बात की गई है, और मुझे जो कि मुझे लगता है सही भी है। लेकिन अगर आप इस इक्वेशन को बदलते हैं और कुछ एक नई इक्वेशन बनाते हैं, जिसको मैं बोलता हूँ सबसे पहले आप, पहला जो स्टेप है वो है क्लैरिटी का, क्लैरिटी लेकर आओ। दूसरा स्टेप है आपके इमोशंस, आपकी भावनाएं। तीसरा स्टेप है बिलीव करना। चौथा स्टेप है एक्शन लेना। और पांचवा स्टेप है आपका रिसीव करना। और छठा स्टेप है आपका ग्रैटिट्यूड का। जब ये 6 स्टेप मिलते हैं तो तब जाकर आप कोई भी चीज मैनिफेस्ट कर पाते हो। जब हम विजुअलाइजेशन की बात करते हैं, विजुअलाइजेशन क्या है? विजुअलाइजेशन क्लैरिटी है, किसी भी चीज को क्लैरिटी से सोचना। फॉर एग्जाम्पल, अगर लाइफ में कोई भी सक्सेसफुल होना चाहता है, अगर वो ये सोच रहा है कि यार अचानक से ना यार मैं बहुत सक्सेसफुल हो जाऊं, अब सक्सेस का डेफिनेशन कॉमन नहीं है सबके लिए। हर किसी इंसान के लिए सक्सेस का डेफिनेशन अलग है। आपके लिए अलग है, मेरे लिए अलग है, इनके लिए अलग है, इनके लिए अलग है, इनके लिए अलग है, हर किसी के लिए अलग है। ठीक है, एक जो इंसान रास्ते पर रिक्शा चला रहा है, उसके लिए सक्सेस का डेफिनेशन मैं गाड़ी ले लूं, कैब चलाऊं। जो कैब चला रहा है उसका सक्सेस का डेफिनेशन है 4 कैब चलाऊं। ये हर किसी का अलग है। तो जब आप अपने ड्रीम्स को जनरलाइज करते हो तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। विजुअलाइजेशन जो होता है वो आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग देता है कि आपको चाहिए क्या, लेकिन वहां भी क्लैरिटी के साथ विजुअलाइजेशन आता है आपके फीलिंग्स और इमोशंस पर, जो सेकंड स्टेप मैं बता रहा हूं। आप विजुअलाइज क्या कर रहे हो? आप विजुअलाइज कर रहे हो पूरा इन डेप्थ डिटेल। ठीक है, जॉर्ज डिस्पेंजा ने एक क्लैरिटी दिया है, मेंटल मूवी मेथड बोला जाता है उसको। अपनी किताबों के बारे में, किताबों के थ्रू उन्होंने बहुत कुछ बताया है। ठीक है, उसमें इन्होंने बताया कि जब आप कोई भी सपने को देखते हो तो उन्हें एक मेंटल मूवी क्रिएट करो, एक सपनों की दुनिया बनाओ पूरी कहानी के साथ। अब देखिए, अब ये तो फैक्ट है रमन, आप अपनी लाइफ के हीरो हैं,
आपकी लाइफ का मेन किरदार कौन है? आप। और बाकी सारे लोग उसके आसपास के किरदार हैं। ऐसे ही मेरी लाइफ का हीरो कौन है? मैं। और जो मेरी वाइफ है, मेरे पेरेंट्स है, वो सब आसपास के किरदार है। ऐसे ही मेरी वाइफ की लाइफ के वो मेन हीरो है, बाकी आसपास के किरदार है। आपको क्या करना होता है? आपको ना एक मूवी क्रिएट करनी होती है अपने आसपास, जब आपको कुछ भी चाहिए होता है। तो जब आप विजुलाइज करते हो तो आप ये देखते हो कि जो भी चीजें आपको चाहिए, वो जो चीजें हैं वो कैसे आपकी जिंदगी में आ रही हैं या आ चुकी हैं, और वो पूरा डिटेल में आप विजुलाइज करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने बोला कि मुझे घर चाहिए। मैं सैकड़ों हजारों लोगों को जानता हूं जिन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन की मदद से घर मैनिफेस्ट किए हैं। और ये नहीं कि छोटे मोटे घर, बड़े घर मैनिफेस्ट किए हैं, छोटे से लेकर बड़े तक। इनफैक्ट जब आपको घर मैनिफेस्ट करना है, जब आप आंखें बंद करते हो तो सबसे पहले ये सोचते हो कि मुझे कैसा घर चाहिए। जब मैं उस घर में घुसता हूं तो उसका सबसे पहले उसका दरवाजा कैसा दिखता है मुझे। अब वो दरवाजा दिखता है, वो कि दरवाजा कैसा होगा। जब वो घर के अंदर एंटर करता है तो वो ये देखता है कि किस कलर के वॉल के कलर्स क्या हैं, पर्दे किस कलर के लगे हुए हैं, किचन कौन से डायरेक्शन में है, मंदिर कहां रखा हुआ है, ड्राइंग रूम कहां पर है, बच्चे मेरे जो घर बच्चे हैं वो कहां खेल रहे हैं, सोफा कहां पर रखा हुआ है, फैमिली कहां पर बैठी हुई है, किचन में कौन कौन खाना बना रहा है, शेफ है क्या, ठीक है, मेरा ड्राइंग रूम कहां पर है, मेरा स्टडी रूम कहां। ये पूरा इन डेप्थ वो विजुलाइज करता है। विजुलाइजिंग होम और अ ड्रीम इज नॉट जस्ट अबाउट दैट थिंग, इट्स अबाउट कंप्लीट प्रोसेस। अगर आप उसको सोच नहीं सकते हो, आप उसको पा नहीं सकते हो। ये क्लियर डेफिनेशन है। अगर मैं अपने सपने को सोच नहीं सकता, महसूस नहीं कर सकता, मैं अपने सपने को भी अचीव नहीं कर सकता। इसलिए महसूस करना बहुत जरूरी है। और इसलिए बहुत सारे लोग हैं जो कई बार ये आते हैं, बोलते हैं बहुत सारे लोग कि ना मैं विजुलाइज नहीं कर पाता। जैसे आपको भी आता होगा कि मेडिटेट नहीं कर पाता मैं, ठीक है, मेडिटेशन नहीं कर पाता। और ये बिल्कुल ठीक है, होता है, नॉर्मल है। क्योंकि आज के वक्त में हमारा जो माइंड है वो इतना ज़्यादा भाग रहा है इधर उधर। आंखें बंद करते तो इतने सारे थॉट चलते हैं, बट धीरे धीरे हमें उन्हें प्रैक्टिस के थ्रू शांत करना होता है। इसलिए ना आप रियलिटी में वो इवेंट क्रिएट करने की कोशिश करो, तो आप विजुलाइज कर लोगे। घर लेना चाहते हो, आप कोई बात नहीं, आप सैंपल हाउस देखने की कोशिश करो। आप घर लेना चाह रहे हो तो देखो आपको कौन सी सोसाइटी में चाहिए, वहां जाके घर देख कर आओ। आप गाड़ी खरीदना चाहते हो, टेस्ट ड्राइव लेकर आओ, ठीक है। अगर आप किसी लाइफ पार्टनर से मिलना चाहते हो, जीवन साथी पर अकाउंट बनाओ, लोगों से मिलो, देखो कि कहां किस जरिए से मैं नए नए लोगों से मिल सकता हूं। जब आप इस तरह के एक्सपीरियंस क्रिएट करते हो तो आप क्या कर रहे हो, रियलिटी हिट करने से पहले पहले आप उसके विजुअल्स क्रिएट कर रहे हो अपनी लाइफ में। और धीरे 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 जब आप फिर उसको विजुअलाइज करना शुरू करते हो तो उसकी पिक्चर आपको बिल्कुल साफ होने लगती है। और जब वो पिक्चर साफ होने लगती है, वही रियलिटी के थ्रू आपके सामने आने लगती है। यही इसलिए कहते हैं कि विजुअलाइजेशन को वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेक्निक क्यों माना जाता है। वो इसलिए माना जाता है क्योंकि आप उसमें ना महसूस करते हो। आप जब किसी भी, आप खुद सोचो, मैं कई बार एग्जाम्पल देता हूं, मैं आज रिपीट भी करता हूं। आपने ये सोचा कि यार आपकी ना ड्रीम कार है, ठीक है, आपने एक ड्रीम कार, आपने सोचा कि यार मैं अगले साल एक ड्रीम कार लूंगा। मान लेते कोई भी बड़ी गाड़ी आपकी ड्रीम कार है, मान लो मर्सिडीज है, BMW है, ऑडी, कुछ भी ड्रीम गाड़ी। आपने सोचा चलो यार नेक्स्ट ईयर मेरे पास आने वाली है। अब ये नेक्स्ट ईयर आ रही है, एक अच्छी फीलिंग तो दे रही है, लेकिन एक और फीलिंग है। वो दूसरी फीलिंग क्या है? अभी हम पॉडकास्ट करें, इसके इमीडिएटली बाद आपको अपनी गाड़ी की डिलीवरी लेने जाना है। ये एक अलग फीलिंग है। इस गाड़ी की डिलीवरी लेने के बाद मतलब अनफॉर्चुनेटली अभी आपके साथ कोई और नहीं जा रहा है, आप अकेले ही जा रहे हो। वो गाड़ी आपको अपने घर लेकर जानी है। अब जब आप उस गाड़ी को सोचो, आप इमेजिन करो जब आपने गाड़ी की डिलीवरी ली, ये एक मोमेंट है। दूसरा मोमेंट है कि आपकी फैमिली गेट पर वेट कर रही है कि आप गाड़ी लेकर आ रहे हो। आपके लिए अच्छी फीलिंग क्या दे रहा है? जब आप घर पर पहुंच रहे हो और वहां पर वेट कर रहे हैं, घर वो पानी डालने के लिए कि गाड़ी, और वो स्वास्तिक बनाएंगे उसके ऊपर, आप उस मोमेंट का वेट कर रहे हो। गाड़ी ने आपको फीलिंग नहीं दी, उतनी फीलिंग नहीं दी, जबकि गाड़ी में बैठे हो गया नॉर्मल। अब आपकी अरे यार घर पहुंचूंगा, वो कितने खुश होंगे। क्योंकि हम लोग इंसान हैं, हम इमोशन से बने हुए हैं, हम भावनाओं से बने हुए हैं। इसलिए मैं बोलता हूं जो लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं वो ज्यादा बड़े मैनिफेस्टर होते हैं। वो बहुत ही आसानी से मैनिफेस्ट कर पाते हैं क्योंकि वो हर चीज को महसूस कर लेते हैं। बहुत लोग बोलते हैं यार मैं बहुत इमोशनल हूं, मैं बहुत रोता हूं, पता नहीं मेरी लाइफ में क्या होगा। मैंने कहा वो सब सही है, लेकिन तुम इमोशनल हो ना,
तो ये बेटर है। ये इस बात का सबूत है कि हम इंसान हैं अगर आप इमोशंस कैरी करते हो। तो कई बार जब आप विजुअलाइजेशन के साथ जब आप उसको महसूस कर पाते हो तो आपकी मैनिफेस्टेशन और पास आती जाती है। लेकिन जब आप इस पूरे प्रोसेस को, जो हमने बात की, क्लैरिटी ले आए, आपके अंदर भावना है, फिर आता है बिलीव करना। क्या मुझे उस चीज में भरोसा है कि मैं वो डिजर्व करता हूं? ये एक कॉमन प्रॉब्लम आती है लोगों के सामने। लोग ये बार बार ये महसूस करते हैं कि यार उसको तो मिल सकता है, यार मेरे को नहीं मिल सकता, मेरी किस्मत उतनी अच्छी नहीं है, मैं उतना अच्छा नहीं हूं। अब आप कहते हो मुझे ना, आप ये सोचो कि आप ये बोलते हो कि यार मुझे ना अपने सपनों का पार्टनर चाहिए, बहुत खूबसूरत होगा, बहुत इंटेलिजेंट होगा, ये है वो है, और आप किसी से मिलते भी हो, लेकिन उससे मिलते वक्त आप क्या सोचते हो? यार ये मुझे चूज क्यों करेगा या करेगी, आई एम नॉट वर्थ इनफ, मेरे से भी तो बेहतर लोग हैं। यानी कि आपने उनका लेवल एक है, वो एक अलग फ्रीक्वेंसी पर है ना, आप एक अलग फ्रीक्वेंसी पर है, लेकिन आपने बहुत नीचे कर दिया अपने आप को। आप उस इंसान को कैसे मैनिफेस्ट कर लोगे? सारा गेम क्या, एनर्जी फ्रीक्वेंसी का ही तो है। अगर किसी भी चीज पर एक सपना है आपका, अगर आप अपने आप को उस लेवल तक रेज नहीं करोगे, अपनी एनर्जी, अपनी वाइब्रेशन को उस तक नहीं लेकर जाओगे, तो आप उस इंसान से मिलोगे कैसे? इट्स लाइक अ फोन नंबर। आपने मुझसे बात की जब मैं यहां पर आ रहा हूं, आपने पीछे का डिजिट, एक भी डिजिट चेंज कर दिया, तो मेरे तक कैसे कॉल पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी। आप FM चला रहे हो 98.3, 98.2 कर दिया कि साफ आवाज ही नहीं आएगी। ये लाइफ में हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी है, सक्सेस की, फेलियर की। अब मैं जिस फ्रीक्वेंसी पे रेडिएट करूंगा, वो चीज मैं अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करूंगा। मैं वही, जिस रास्ते में जाऊंगा वही चीजें मिलेंगी मेरे को। तो अगर मैं वो बिलीव ले आता हूं, अब बिलीव के ना बहुत तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है वर्क ऑन योरसेल्फ। अगर आपको लगता है किसी भी चीज के आप डिजर्विंग नहीं है, तो अपने आप पे काम करो। आप अपनी नॉलेज बढ़ाओ, क्योंकि जो बेसिकली बिलीफ होता है ना, वो ज्यादातर ना नॉलेज से कनेक्टेड होता है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार मैं जैसे आप जैसे स्पिरिचुअलिटी के रमन बहुत बात करते हो, आपका खुद का नॉलेज बहुत, मेडिटेशन के बारे में बहुत सारा है। अब मैं इस पर आपको बात करने के लिए बोलूं तो आपको कहोगे यार आई कैन टॉक फॉर आवर्स। मैंने अचानक से बोला, मैंने कहा एक काम करते हैं यार, आप रमन एक चीज करो, आप बैलेंस शीट बनाकर दिखाओ मुझे। आप क्या बोलोगे? अरे तुम चाहते नहीं, अब घबराओगे। मैंने कहा नहीं, 1000 लोगों को बताना है, तो आप लाइव लेना है आपको। आप कहोगे नहीं। अब वही इंसान जो सुपर कॉन्फिडेंट था, वो अंडर कॉन्फिडेंट कैसे हो गया? जस्ट बिकॉज ऑफ द नॉलेज। सिर्फ एक नॉलेज ने चेंज कर दिया उसका। तो आप अगर आपको किसी भी चीज में ऐसा लग रहा है कि आई एम नॉट इनफ, वर्क ऑन योरसेल्फ, वर्क ऑन द नॉलेज, क्योंकि नॉलेज से कॉन्फिडेंस आता है। और लेकिन जब आपको महसूस होने लगता है, ये मैं बहुत बार बोलता हूं और मैं बार बार बोलता रहूंगा, अपने आप को डिजर्विंग बनने पर काम करो। यू डोंट गेट व्हाट यू वांट, यू गेट व्हाट यू डिजर्व। आप डिजर्विंग बनने पर काम कर लो ना। इतने डिजर्विंग बन जाओ कि इस कमरे में 10 लोग बैठे हुए हैं, भगवान अचानक से आए, बोलेगा एक इंसान की विश पूरी करूंगा, बाकी इतना वक्त ही नहीं है मेरे पास। तो आप आगे आने चाहिए, बोलो भगवान मेरे से ज्यादा डिजर्विंग तो कोई हो ही नहीं सकता, जितनी मैंने मेहनत की उतनी तो किसी ने की नहीं है। इतने डिजर्विंग बन जाओ, क्योंकि जब आप डिजर्विंग बनते हो, मेहनत करते हो, तो अंदर से आता है यार मैंने तो अपना बेस्ट दे दिया ना यार। फिर उसके बाद आती है एक्शन की बारी। तो जब आपका अलाइंड होता है क्लैरिटी, आपके थॉट्स, आपके इमोशंस और आपका बिलीफ जब अलाइंड होता है, ये हमेशा होगा। आपको ना उस तरह के लोग मिलते हैं, उस तरह के रास्ते मिलते हैं, उस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलती है जो आपको अपने गोल तक पहुंचाने में मदद करेंगे। ये हमेशा होगा। दिस इज लाइक AI। तो मैं बोलता हूं दुनिया का सबसे पावरफुल AI इज हमारा सबकॉन्शियस माइंड। आप जो भी उसको मैसेज दे देते हो, मैं गारंटी दे सकता हूं, जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, आप कहीं लिखो मत, गूगल पे मत लिखो, इंटरनेट पर मत लिखो, आप अभी बैठ के कोई नया थॉट दे दो जो आज तक कभी थॉट नहीं दिया। आप अभी बैठ के थॉट दो कि मैं कुछ करने वाला हूं अगले 1 महीने में। थॉट देना शुरू कर दो, रोज 1 मिनट सोचो, कहीं मत लिखो, कुछ मत करो। विद इन अ वीक आपको ऐसे उस थॉट से जुड़े हुए लोग देखना बाय डिफॉल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। वो वाला काम करते होंगे, उसमें प्रमोशन करते होंगे, लोगों को मदद करते होंगे, उस तरह की एड सब आपको बाय डिफॉल्ट देखने शुरू हो जाएगा, इवन विदाउट यू स्पीकिंग। कई बार लगता है ना कि हमारा फोन रखा है, वो तो हमें सुन रहा है, वो तो हमें दे देगा, ये तो है ही, ये तो फैक्ट है, लेकिन आप किसी से बोल भी नहीं रहे हो। जस्ट बिकॉज आपने अपने सबकॉन्शियस को वो थॉट दे दिया है ना। वही पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड वाले चैप्टर में बहुत एक्सप्लेन किया गया इसके बारे में। आपने कोई भी थॉट दे दिया, आपको उसकी वो रियलिटी में दिखने लगेगा बाय डिफॉल्ट। हमेशा होगा ऐसा। मैं हर साल जब शुरुआत करता हूं, मैं गोल सेटिंग करता हूं, जैसे हजारों लोग अभी करेंगे, नया साल है, हर कोई तैयारी करेगा कि नया साल है, गोल बनाते हैं, मैं भी करता हूं। लेकिन मुझे जब मैं उसके बारे में तैयारी करता हूं ना, तो मैं पूरी शिद्दत से लगता हूं और पूरे दिन पूरा उसको करता रहता हूं, पूरे उसको अचीव करता हूं। मैं बार बार ये सोचता हूं कि ये होने ही वाला है, ये होने ही वाला है, और हर साल मैं आज तक ऐसे ही करता आ रहा हूं।
और पता नहीं कैसे होता है, जैसे ही मैं वो गोल सेटिंग करता हूं तो मुझे कुछ नए लोग मिलते हैं हर बार। पिछले साल भी मिले जिन्होंने मेरे को 2025 में बहुत कुछ अकम्प्लिश करने में मदद की। उससे पहले साल भी मिले नए लोग मिले जिन्होंने मेरे को वो गोल अचीव करने में मदद की, और मुझे पता है इस बार भी मिलेंगे। मैंने ऑलरेडी सोचना शुरू कर दिया कि 2025 में क्या करना है मुझे। मैं आपको बताता हूं, पिछले ऑलमोस्ट फ्रॉम 20-25 डेज आई हैव बीन मीटिंग सच पीपल। मैं ऐसी लोगों से मिल रहा हूं, और मैं वापस आता हूं ना, जैसे घर पर पहुंचता हूं मैं अपनी वाइफ को, आध्या जो है, उनको बोलता हूं, मैंने कहा मैंने देखा, देखो ये मिल गया एक बंदा जो 2025 में हमारा गोल अचीव करा है। मैं यही बोल रहा हूं बिकॉज वो मुझे पता है कि ये गोल अचीव होना ही है। जो मैं चाहता हूं वो होगा ही होगा। अब मैं तो बस वेट कर रहा हूं कि किन के थ्रू होगा। मेरे को उस रियलिटी तक पहुंचाने वाले कौन कौन लोग मेरी मदद करेंगे, रास्ते कैसे मिलेंगे, कौन कौन से अपॉर्चुनिटी मेरे को मिलने वाली है। और जब आप उस पर चलने लगते हैं, देखो चलना आपका काम है। आप ये नहीं कर सकते कि आप बैठे और सोच रहे हो और आपके सामने आपको, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा मेरे को एक अच्छी जॉब चाहिए। मैं ऐसे हजारों लोगों को जानता हूं जिन्होंने मैनिफेस्टेशन के थ्रू अपनी जॉब मैनिफेस्ट की, 100% हाइक, 200% हाइक लिया लोगों ने। लेकिन अगर आपने कहा मेरे को जॉब चाहिए, आपको किसी ने बोला यार एक अच्छा सा सीवी बनाकर दे देना मुझे, लेकिन आप सीवी फॉरवर्ड ही नहीं कर रहे हो। जब उसका इंटरव्यू हो रहा है आप जा ही नहीं रहे हो, आप उसके लिए तैयारी ही नहीं कर रहे हो। देखो सिलेक्शन उस इंसान पर डिपेंड करता है, तैयारी तो आपके हाथ में है। मैनिफेस्टेशन कैसे हेल्प करेगा? मैनिफेस्टेशन आपको हेल्प करेगा कि वो जो इंसान वहां पर बैठा होगा ना, वो आपकी एनर्जी पर होगा, और वो आपसे ऐसे ही सवाल पूछेगा जो आपको आते होंगे। वो अच्छे खुश होगा। बहुत सारे लोगों ने जो बड़े बड़े जॉब कर रहे हैं, मैनेजर्स हैं, वो बता देंगे आई एम श्योर, कितने सारे ऐसे इंटरव्यू उन्होंने लिए होंगे जिसमें सामने वाले इंसान ने सारी बातों के जवाब नहीं दिए, कुछ ही जवाब दिए, फिर भी उसका सिलेक्शन कर लिया उन्होंने। क्यों? सिर्फ एटीट्यूड को देखते हुए, पॉजिटिविटी को देखते हुए, एनर्जी को देखते हुए कर लिया। कई बार जवाबों की जरूरत नहीं होती, कई बार ये सिर्फ ये जरूरत होती है कि इंसान कैसा है यार, ये मैनेज कर लेगा क्या। क्योंकि सीख तो आजकल खुद ही सकता है, कोई भी टॉपिक खुद भी उठाएगा, सीख लेगा जिसको सीखना है। तो जब ये सब चीजें आती है तो एक्शन अपने आप होने लगते हैं, आप एक्शन लेंगे, उसके बाद आप उसको रिसीव करते हैं। लेकिन रिसीव करते वक्त आपके पास ग्रैटिट्यूड होना बहुत जरूरी है, थैंक यू महसूस करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज के लिए ग्रैटिट्यूड महसूस नहीं करते, यानी कि आपके मन में ना बहुत सारी शिकायतें होना बहुत नॉर्मल है, और हम नॉर्मल इंसान है, शिकायतें कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर आप ये सोचते हैं कि मेरी जिंदगी में तो सब कुछ ही गलत हो रहा है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मेरे ऑफिस में मुझे सपोर्ट नहीं करते, हर चीज खराब है मेरी जिंदगी में, तो आप सांस कैसे ले रहे हो? और जब आप ये सोच रहे हो तो इतने सारे जो रिसोर्सेज हैं, आपका मोबाइल फोन है, टेक्नोलॉजी है, आप ये सारी चीजें आप यूज कर रहे हो, इनके लिए भी थैंकफुल नहीं हो। लोग अपनी जॉब को गालियां दे रहे हैं, जॉब के बारे में बुरा भला बोल रहे हैं, लेकिन आपको ये पता है, ठीक है मैं मानता हूं आपकी स्ट्रेस वाली जॉब होगी, बहुत खराब होगा, बॉस खराब, सब कुछ मैं मानता हूं, लेकिन उसी के पैसे से आपका घर चल रहा है, आपकी ईएमआई चल रही है, तो कुछ तो अच्छा है। सिर्फ बॉस के खराब होने से, प्रेशर होने से आपने सब कुछ खराब कर दिया? हाँ बहुत खराब है तो चेंज करो जॉब, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्या। लेकिन जब आपके मन में ग्रैटिट्यूड होता है कि भगवान मुझे आपने बहुत कुछ दिया है, धन्यवाद हर चीज के लिए, बस मुझे थोड़ा सा और चाहिए, तो भगवान आपको और देता है। क्योंकि भगवान तो ये देख रहा है ना कि इसको जो दिया है वो उसमें खुश है क्या। अगर आप उसमें खुश हो तो भगवान कहता है और ले ले, अगर आप उसमें भी खुश नहीं तो भगवान कहता है अच्छा ये भी नहीं चाहिए तो मुझे वापस दे दे, क्योंकि तुम तो दुखी हो। तो भगवान हमेशा देख रहा है। इतने सारे कैमरा यहाँ लगे हुए ना, इतनी सारी लाइट यहाँ लगे हुए, हर चीज में भगवान है, वो हमें देख रहे हैं, वो सुन रहे हैं वो हमें महसूस कर रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। तो जब ये सारी चीजें चल रही हैं तभी तो आप वो सारी चीजें मैनिफेस्ट करोगे। तो ग्रैटिट्यूड बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज कई बार लोगों का क्या होता है कि हमें वो सिर्फ चीज चाहिए, हासिल करना है मुझे, ठीक है, लेकिन हासिल करने के बाद क्या? पैसा एक बार थोड़ी ना चाहिए, पैसा चाहिए जिंदगी भर, रिलेशनशिप चाहिए जिंदगी भर। लेकिन वो इस बात से डिसाइड होता है कि जब आपके पास वो आया पहली बार, आपने उसके साथ क्या किया। मैं आपके पास आया, आपने मेरा अच्छा वेलकम ही नहीं किया, आपने मुझे बिठाया भी नहीं, आपने मुझे पानी भी नहीं पूछा, प्यार से बात ही नहीं की, तो फिर मैं क्या दोबारा आना चाहूंगा यहाँ पर? मैं कभी नहीं आना चाहूंगा। ऐसी लाइफ है, हर चीज हमारी लाइफ में ऐसी हो रहा है, भगवान वैसे दिख रहा है, इस बच्चे को मैंने जो दिया उसमें ही खुश नहीं है यार, इसको आगे क्या दे दूं। तो यही, अगर ये प्रोसेस कोई समझ जाएगा तो वो ये समझ जाएगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन विजुअल थिंकिंग नहीं है, मैनिफेस्टेशन विजुअल थिंकिंग नहीं है, ये इतनी सारी चीजों के बारे में कि आपको अपनी जिंदगी लगानी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, शिद्दत से लगना पड़ता है, विश्वास करना पड़ता है, बहुत सारा काम करना पड़ता है। हाँ एक वक्त डेफिनेटली ऐसा आएगा जब आप बोलोगे कि यार अब मैं सिर्फ अट्रैक्ट करता हूं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस मुझे करने की जरूरत। जब वो आपकी वे ऑफ लाइफ बन जाती है तो बहुत सारी चीजें आपके पास खुद ही आती हैं।
आप कुछ मैनिफेस्टेशन नहीं कर रहे हो, आप कोई अफर्मेशन, कोई विजुअलाइजेशन नहीं कर, लेकिन आपकी एनर्जी अच्छी है, आप ग्रैटिट्यूड में रहते हो, खुश रहते हो, अच्छी वाइब्रेशन है, अच्छी एनर्जी है, लोगों को ब्लेसिंग्स दे रहे हो आप सब चीज़ें खुद ही एक ऐसी एनर्जी बन जाते हो कि आपके पास आप बिना अट्रैक्ट किए आपके पास अपॉर्चुनिटी अपने आप ही आती रहती है, सब कुछ खुद ही आता है आपके पास फिर वो एनर्जी बनने में। बट इट टेक्स सम टाइम, उसको थोड़ा वक्त लगता है। उस स्पिरिचुअली आप इतने इवॉल्व होने चाहिए, आप प्रैक्टिसेस के मोहताज नहीं होने चाहिए कि प्रैक्टिस करता हूँ चलो लिखते हैं अभी अच्छा महसूस करने के लिए, नहीं। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, नहीं वो, लेकिन आप एक वैसी एनर्जी बनने के प्रोसेस में जब आप इसको करते रहते हैं तो एक वक्त पर ऐसी एनर्जी बन जाते हैं। सर ऑन अ लाइटर नोट, आपने बैलेंस शीट का एग्जांपल लिया, मैं आप पॉइंट समझा कि ऐसी चीज़ जो कि हम नहीं कर सकते, हमें उसके लिए अपने आप को अपस्किल करना चाहिए, वर्क करना चाहिए। बैलेंस शीट मैं बना सकता हूँ, मैं अकाउंट्स की फील्ड से हूँ। अच्छा। वैसे आपने कंप्लेंट्स नहीं करने की बात कही, तो हमें क्रिब नहीं करना चाहिए, हमें नो कंप्लेंट कॉन्सेप्ट करके भी है एक पत्री जी का। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि उन्होंने क्यों स्पिरिचुअल लोगों के लिए, मेडिटेटर्स के लिए, ध्यानियों के लिए कहा है कि हमें कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए। आपने विजुअलाइजेशन का जैसे जिक्र किया, तो एक विजन बोर्ड का कॉन्सेप्ट होता है। हाँ। और गोल सेटिंग 2025 आ रहा है, तो हमारे दर्शकों के लिए विजन बोर्ड के उसमें आप कुछ बता सकते हैं, विजन बोर्ड होता क्या है और कैसे एक सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने के लिए एक अच्छा अट्रैक्टिव इम्पैक्टफुल विजन बोर्ड कैसे बनाएं? बहुत, ये आई थिंक बहुत रेलेवेंट सवाल है। नया साल आ रहा है ना, तो और काम आएगा। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विजन बोर्ड एक ऐसी चीज़ है, विजुअलाइजेशन का एक पार्ट है ये। बेसिकली विजुअलाइजेशन एक ब्रॉडर चीज़ हो गई, उसका एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज विजन बोर्ड। मुझे ऐसा लगता है कि विजन बोर्ड इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव टूल है जो आपके पास हर किसी को बनाना ही चाहिए। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। देयर वाज अ कंपनी, एक कंपनी है, स्टिल अभी भी है वो, ठीक है। उस कंपनी में मतलब आप ये समझिए कि एक अच्छे मतलब 20-22 साल पुरानी कंपनी है, लेकिन ऑब्वियसली कोरोना के बाद बहुत सारी चीज़ें खराब हुई। सेल्स ड्रिवन कंपनी है, टारगेट्स हैं, प्रोडक्ट है उनका। और एक वक्त मैं जब उनके फाउंडर से मिला तो मेरे को समझ में आया कि सेल्स डिप होती जा रही है, लीडर्स क्रिएट नहीं हो रहे हैं, लोग अचीव नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट लेवल लीडर नहीं मिल रहे हैं ताकि टीम को ड्राइव कर सके। तो उनको जब मैंने पूरा स्टडी किया, समझा, उनका पूरा सेटअप, ऑफिस देखा, जाकर सब कुछ देखा, तो मुझे एक ही चीज़ समझ में आई। मैंने उनको सबसे पहली चीज़ पता क्या बोली कि सबके वर्किंग डेस्क है, हाँ है। मैंने कहा सबको बोलो सबसे पहले अपने जो उनके मंथली गोल होते हैं उसको विजन बोर्ड पे लगा दे, सामने बोर्ड पे लगाएं, सबको बोलो, ठीक है। आप मतलब आई वॉज सो सरप्राइज बाई डूइंग दिस, पर दो मुझे पता था इसका रिजल्ट कितना इफेक्टिव है। जहां पर वो लोग 40 to 45% ऑन एन एवरेज सबका गोल अचीव कर रहे थे, वही गोल पहुंच गया 82% पर विद इन 3 months। इट हैपन बिकॉज कि लोगों ने ना उसको विजन में रखना शुरू किया, कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली। वो जो गोल था वो उनके हर रोज उनके सामने था। तो विजन बोर्ड की जो इंपॉर्टेंस है बहुत ज्यादा है। विजन बोर्ड आप देखो कि जब आप कोई भी यूट्यूब पे जाएगा विजन बोर्ड कैसे बनाया जाता है, या विजन बोर्ड के कोई एग्जाम्पल्स हैं, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे इंटरनेशनल सेलिब्रिटी बहुत ज़्यादा बात करते हैं विजन बोर्ड के बारे में कि मैंने विजन बोर्ड बनाया, विजन बोर्ड के बाद मैंने ये सब हासिल कर लिया। जिम कैरी ने बात की इसके बारे में एक वक्त पर। इसके बाद आप देखेंगे जो अपनी होस्ट करती हैं वो ओपरा विनफ्रे ने बात की इसके ऊपर, ठीक है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज बात करते हैं, इवन बड़े पॉलिटिकल लीडर ने, ओबामा ने बात की इस बारे में, ठीक है। बहुत सारे लोग, उनकी वाइफ ने भी बात की इसके बारे में, विजन बोर्ड के बारे में बात करते हैं। उनका सबका थॉट क्या है कि जो भी चीज़ आप अपनी विजन में रखते हैं वो आपके सबकॉन्शियस में जाने लगती है। इसके लिए बेस्ट तरीका पता है क्या है? बहुत सिंपल तरीका मैं बताता हूँ, और बेस्ट है, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, विजन बोर्ड के लिए आप एक येलो चार्ट पेपर लीजिए, येलो शीट्स, ठीक है। येलो चार्ट पेपर 10 रुपए का आएगा, 20 रुपए का आएगा, मार्केट से लाइए। उसके बाद आप क्या कीजिए, जो आपकी विशेष हैं, एटलीस्ट 10 विशेष जो आपको चाहिए। और बड़ा विजन बोर्ड मत बनाओ, 10 साल का मत बनाओ, आप बनाओ मुझे 2025 में क्या सब चाहिए। और जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करना, डोंट थिंक मुझे बड़ी बड़ी चीजें करनी है। मतलब मेरा सपना तो फरारी ही है, मेरा सपना तो एक पेंट हाउस लेना ही है, नहीं। आपका सपना पहला एक स्कूटी भी तो हो सकता है, अगर आपके पास स्कूटी नहीं है तो। आपका पहला सपना आपका एक छोटा घर भी हो सकता है, अभी आप रेंट पर रहते हो, तो पहला सपना लिखो आप 2025 में जो पूरा करना है आपको। आप क्या करो, उसकी 10-12 चीजों की एक लिस्ट बनाओ, फिर आप गूगल पे जाओ, गूगल पर जाकर आप इसकी बेस्ट पिक्चर ढूंढो,
स्कूटी कौन सी चाहिए, क्लैरिटी ले आओ, कलर कौन सा, ब्रांड कौन सा, उसको जाकर सेव कर लो, और ये ऐसे करके सबका प्रिंट आउट लो, कलर प्रिंट आउट लेना। आप उस कलर प्रिंट आउट को एक एक करके पूरे विजन बोर्ड पे लगा दो आप उसको, ठीक है। ये छोटी सी एक्सरसाइज करनी है, चाहे वो घर हो, चाहे वो फैमिली वेकेशन पर जाना हो, वाइफ को कुछ रिंग देनी हो, पेरेंट्स के बर्थडे पर उनको, एनिवर्सरी पर उनको कुछ भी देना हो, सबकी लिस्ट बना लो, 10 20 25 जो भी बनाना चाहते हो, जो, लेकिन 2025 में जो करना है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, उसको आप अपनी घर में एक ऐसी जगह पर लगाओ जहां पर आप अपना पूरे दिन में सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो, पॉसिबली अपना बेडरूम, ठीक है, क्योंकि आप सबसे ज्यादा वक्त वहीं पर बिताते हो। बेडरूम में बेड से उठते ही जो सामने जो वॉल है, कोशिश करके वहां लगा दो, ठीक है। बस बहुत सारे लोगों को ये आता है कि मैं घर में लगा नहीं सकता, तो आप अपनी अलमारी के अंदर लगा दो, अलमारी जैसे ही खोलो तो आपको दिखाई दे। जब आप इसको करते हो, ये जो विजन बोर्ड, मैं पिछले पता नहीं कितने 10 सालों से मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं विजन बोर्ड हर साल की शुरुआत में जरूर बनाना चाहिए। मैं मानता हूं बहुत लोग बनाते हैं, गोल सेट करते हैं, वो अचीव नहीं कर पाते, नो प्रॉब्लम, लेकिन अचीव वही लोग कर पाते हैं जो बनाते हैं, तो इसलिए बनाना जरूरी है। कोई बात नहीं, आप नहीं करोगे, नहीं कोई बात नहीं यार, नहीं कोई, आप 1 महीने बाद अपने गोल भूल जाओगे, कोई बात नहीं, लेकिन इसको बना लो, उसको लगे रहने देना पूरे साल, हर साल बनाना, हर साल चेंज करना, पुराना हटा देना, नया लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप इसको लगाते हो, आप जब रोज क्या करो ना, उसके बाद पहले तो जब आप रोज गुजर रहे हो उसके सामने से, आपके माइंड में वो आ रहा होगा, ठीक है, अच्छा ये देखा, अच्छा घर, अच्छा ये, अच्छा ये, अच्छा ये, अच्छा ये। दूसरी चीज क्या करो, पॉसिबल है तो हर रोज 1 मिनट उसके सामने खड़े हो, 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट, और हर चीज को ध्यान से देखो। अच्छा मैंने यहां पर, अच्छा गाड़ी की फोटो लगाई है, घर की फोटो है, अच्छा इसकी फोटो है, 1 मिनट दे दो हर रोज उसको, एंड दैट्स इट। कोई साइंस नहीं चाहिए इसके लिए, कुछ नहीं चाहिए। जब आप इसको करने लगोगे ना, आपको ये रियलाइज होगा। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बोला कि मैंने पिछले साल 10 12 चीजें, 15 चीजें लगाई थी, सारी की सारी चीजें मैंने मैनिफेस्ट कर लिया है, एवरीथिंग आई हैव मैनिफेस्टेड। तो मैं खुद प्रोडक्ट हूं, मैं विजन बोर्ड तो मैं बिलीव ही करता हूं, मैं सिखाता भी हूं, लेकिन मैं बोलता हूं कि विजन बोर्ड इतनी छोटी सी चीज है बनाने के लिए, लेकिन जो इसका इंपैक्ट है वो इतना ज्यादा है, क्योंकि ये इतना, और ये स्पेशली बहुत अच्छा टाइम है विजन बोर्ड बनाने के लिए, इससे बेहतर टाइम हो ही नहीं सकता। अभी बनाओ 2025 का, आपने जब बना दिया इसको ना, और आप देखना आपकी लाइफ में जो हम बात कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी आएंगी, लोग आएंगे, आपको रिसोर्सेज मिलेंगे, साथी मिलेंगे, ये सब होगा जैसे आप विजन बोर्ड लगा दोगे। क्योंकि क्या है, आप बार बार आप अपने सबकॉन्शियस को एक मैसेज दे रहे हो कि मुझे ये चाहिए। मैं एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ आपको इसको। एक वक्त पे क्या हुआ, मैं बहुत कंफ्यूज था कि मेरे को कौन सी गाड़ी लेनी है, और उस वक्त पे बहुत ज़्यादा मेरा थॉट था, थोड़ा मैं कॉर्पोरेट में भी अच्छा कर रहा था। मैं लास्ट, मेरी जो जॉब है, मैं IT हेड था बकाडी इंडिया में, तो मैं ठीक कर रहा था, मैं आई वॉज मूविंग फॉर माई जॉब, और मेरे को मैनिफेस्टेशन की पावर के बारे में पता था, तो मुझे गाड़ी खरीदनी थी। जब मुझे वो गाड़ी खरीदनी थी, तब मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे को ना BMW लेनी है। तो बार बार थॉट था BMW लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, तो बार बार थॉट था BMW खरीदेंगे। अब जब मैंने उसको मैनिफेस्ट करना शुरू किया, तो ठीक है, चल रहा है, बार बार माइंड में आ रहा है, चलो, लेकिन ऐसा कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज नहीं कर रहा था। अचानक से क्या हुआ, मैं किसी ट्रेनिंग की वजह से ना, मैं इस पर गया, जो मथुरा रोड है, मथुरा रोड पर ना मोहन कोऑपरेटिव एरिया है, जहाँ पर ना बहुत सारे बड़े बड़े फरारी, मर्सिडीज़ के शोरूम है, ठीक है। और मैं वहाँ पर, मेरा दोस्त मुझे वहाँ ले गया मर्सिडीज़ के शोरूम में, और जब मैं शोरूम में गया तो मैंने एक गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ली, मर्सिडीज़ E-क्लास की मैंने टेस्ट ड्राइव ली, और हम आ गए। मैंने कहा चल ठीक है। वापसी में उसने मुझे एक बुकलेट दे दी, ठीक है, और बुकलेट में एक कार्ड था मर्सिडीज़ E-क्लास का, बहुत सुंदर था वो, बहुत सुंदर, मेरे पास अब तक है वो। उस कार्ड को मैं घर ले गया, ऑब्वियसली मज़ा आया, थॉट नहीं आ रहे हैं कुछ कि ये खरीदनी है मुझे, अच्छा लगा मुझे इसको ड्राइव करके। और मैं घर आया, मैंने विजन बोर्ड पर, आप ये समझते जैसे विजन बोर्ड लगा हुआ है, कॉर्नर पर मैंने ऐसे अटका दिया उसको, सिर्फ अटकाया। और मैं तब की बात कर रहा हूँ, मैंने BMW बुक कर दिया। उसके बाद मैंने टेस्ट ड्राइव लिया, और मेरे को 3 महीने बाद डिलीवरी है मेरी उसकी। 3 महीने बाद मेरे घर में जो गाड़ी आई वो मर्सिडीज ही थी, एग्जैक्टली मर्सिडीज E-क्लास। और वो इसलिए हुआ क्योंकि जब मैंने उसको, पहले मैंने विजन बोर्ड पे लगाया, आई वॉज नॉट वेरी कॉन्शियस अबाउट इट कि मैंने वहाँ लगा दिया है। फिर अचानक से मुझे कोई दोस्त मिला, वो मर्सिडीज ड्राइव करता था, उसने बोलना शुरू किया, अरे यार मर्सिडीज यार, BMW क्या यार, तू तेज चलाता नहीं है, सेफ्टी ये वो बहुत सारी चीज़ें, उस तरह की चीज़ें मेरे सामने आने लगी। फिर मैंने थोड़ी दिन बाद मैंने एक्सप्लोर किया, चलिए ठीक है मर्सिडीज ले लें, क्या ये मॉडल कौन सा है, ये कौन सा है, पेट्रोल लेनी है, डीजल लेनी है, कौन सी लेनी चाहिए। बट अल्टीमेटली जब ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही है ना, मैं कॉन्शियस ही नहीं हूँ कि क्यों हो रहा है, अचानक से क्या हो गया। अभी डिलीवरी आने वाली है, 1-1.5 महीना बचा है, अब डिलीवरी आने वाली है। उस वक्त मैंने डिसाइड किया नहीं, अब हम मर्सिडीज लेंगे।
और मर्सिडीज घर में आ गई। तब मैंने सोचा यार मैं हमेशा से तो BMW लेना चाहता था। थॉट तो मैंने दिया नहीं हालांकि BMW के बाद, बट थॉट था यार उसका लोगो है, ये है वो है। अचानक से मैंने देखा मेरे विजन बोर्ड पर मर्सिडीज का फोटो। मैं कहा नाउ आई अंडरस्टैंड कि व्हाई दिस हैपेंड। तो ये तो कहीं ना हम सारी जो चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, ये हमें पता नहीं है कई बार, वी आर नॉट कॉन्शियस अबाउट इट, बट हमारी जिंदगी में वही होता है जो हम अट्रैक्ट करते हैं। लोग मुझे बोलते हैं कई बार कि सर मैंने तो डिवोर्स अट्रैक्ट नहीं किया, मैंने तो किसी की डेथ अट्रैक्ट नहीं की, मैंने तो बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट नहीं की। बट मैं आपको बता देता हूँ कि कई बार वो चीज़ आपने अट्रैक्ट नहीं की, बट हो सकता है किसी और ने अट्रैक्ट की हो, जो सामने वाली पार्टी हो या अदर पर्सन हो, या आपको पता नहीं है लेकिन आपने अट्रैक्ट की है। प्रॉबेबली आप, हो सकता है आज आपका सेपरेशन हो रहा हो, क्या पता आप बहुत ज़्यादा कंप्लेनिंग तो नहीं थे उस रिलेशनशिप में, आप ऐसा तो नहीं सोचते कि कोई उससे बेटर हो सकता था। और मैंने 90% केसेस में ये नोट किया है, ये हुआ है, और लोगों ने एंड में एक्सेप्ट किया कि शायद ही मैंने खुद ने एक्सेप्ट किया था, खुद ने अट्रैक्ट किया था। क्योंकि लोग से सोचते हैं कि मैं अपनी जिंदगी में बुरा नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता। अब आप बताइए, जब हम थॉट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो कौन चाहता है मेरी जिंदगी में कुछ भी खराब हो जाए यार, कोई नहीं चाहता। लेकिन ये तो आप ही सोच रहे हो ना, अगर इस एग्जाम में मैं फेल हो गया तो, अगर वो लड़की मुझे नहीं मिली तो, ये कौन सोच रहा है? ये तो आप ही सोच रहे हो, चाहते नहीं हो, लेकिन आप सोच क्या रहे हो। जब आपकी सोच में और चाहत में गैप आ गया तो फिर आपके मैनिफेस्टेशन कैसे काम करेगी? ये तो अलाइन होना चाहिए ना। आप जो बोल रहे हो, आप जो सोच रहे हो और आप जो महसूस कर रहे हो, अगर ये तीनों चीजें अलाइंड नहीं है तो मैनिफेस्टेशन कैसे होगा? आप बोल रहे हो कि आप क्या सुंदर लग रहे हो यार आज, वैसे तो लग रहे हो आप, लेकिन मन में मैं कुछ और सोच रहा हूं, तो ये तो अलाइनमेंट ही नहीं है। भगवान तो देख रहा है, बोल कुछ और रहा है, सोच और कुछ और रहा है, तो भगवान किस बात पे विश्वास करेगा? मोस्टली जो मैं सोच रहा हूं अंदर ही अंदर जो मेरे चल रहा है, आपकी यानी कि आपकी एनर्जी पर, आपकी एनर्जी यानी कि आपकी वाइब्रेशन कुछ और है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके मुंह पर बहुत अच्छे होते हैं, पीछे से कुछ और बोल रहे होते हैं। तो भगवान तो सब समझ रहे हैं ना। अब ये तो नहीं बोल सकते मैंने तो अच्छा बोल दिया उसको, लेकिन वो अलग एनर्जी पर तो है, अलग वाइब्रेशन पर तो है। तो अल्टीमेटली हमारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है हम ही उसके करता है, हम ही उसको क्रिएट कर रहे हैं। हम जो भी चीजें हमारी हो रही हैं, इसलिए तो बोलते हैं अगर जब आप अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेना शुरू कर देते हो, तब आपकी लाइन, वो पहला स्टेप होता है आपके अबंडेंस को अट्रैक्ट करने का। जब आप आज जो भी लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं, आज वो ये कह दें कि ठीक है यार, अब मैं जिम्मेदारी लेता हूं दिल से कि मेरी जिंदगी में जो भी अच्छा हुआ बुरा हुआ मेरे कारण था, आज मैं नई शुरुआत करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं मेरा 2025 इतना खूबसूरत निकले, या 2026, 2027 या आने वाले सारे साल मेरे खूबसूरत निकले। मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं। मैं कहता हूं देखना, इसी मैसेज को देते हुए 10 बार कोई भी ये मन में भी बोल दे ना, ये मैसेज अपने आप को दे दे, वहीं से क्रिएशन होना शुरू हो जाएगा। भगवान बोलेगा चलिए बच्चा, चल ठीक है, अब सद्बुद्धि आ गई, चलो ठीक है यार अब काम करते हैं। यही होता है, इसी तरह से ही सारी चीजें काम करती हैं मेरे हिसाब से। आई गेट इट सर। अब मुझे समझ में आ रहा है कि ब्रह्मर्षि पत्री जी जब कहते थे कि वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी, तो वो बहुत सारे पैरामीटर्स देख के, न्यू एज विजडम, एंशिएंट विजडम, चैनल्ड मास्टर्स एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बहुत कुछ समझ के, काफ़ी थॉट थ्रू शब्द है ये, वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी। जैसे आपने कहा हम अपने कर्ता, अपने भाग्य के खुद हैं। आपने जब जिक्र किया कि लोग इस तरह की बात कहते हैं, हमने तो जो नेगेटिव हुआ हमारे साथ, हमने तो उसे अट्रैक्ट नहीं किया, तो कहीं ना कहीं वो थॉट पैटर्न बन गया था नेगेटिव। तो नेगेटिव थॉट पैटर्न, उसको सप्रेस भी नहीं कर सकते। हाँ सही। बट यदि विचार वैसे आ रहे हैं तो अपनी वाइब्रेशन को एलिवेट कैसे करें? देखिए, अगर आपको किसी भी चीज़ को लेकर नेगेटिव थॉट प्रोसेस आता है, नेगेटिव या तो आपके बिलीफ होंगे पुराने जिसकी वजह से वो विचार आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आज आप ये सोच रहे हो कि यार मेरे को ना किसी के साथ काम करना है, लेकिन आपके जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं वो लोगों के साथ अच्छे नहीं रहे, ठीक है, मैं मानता हूँ, और आप ये सोचते हैं कि हो सकता है यार ये भी इंसान खराब ना निकले। अब ये तो कन्फर्म्ड है कि आप सोच रहे हो तो वो खराब निकलने के चांसेस हैं ज़्यादा, या वो आपकी एनर्जी पे नहीं आ पाएगा, या उसे ही ऐसा महसूस हो जाएगा कि आपके साथ काम नहीं करना है, तो वो कुछ योग बन जाएगा कि आप दोनों साथ में काम नहीं करेंगे। लेकिन जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो आप मैं हमेशा मानता हूँ और मैं बोलता भी हूँ कि यार आप ना ये मत सोचो कि लाइफ में ना नथिंग इज फिक्स्ड। लाइफ में कुछ भी ना परमानेंट नहीं होता। हर पल हम अपनी जिंदगी क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मैं तो जैसे मैं हर साइंस पर, हर अकल साइंस पर मैं बिलीव करता हूँ, हर चीज़ पर। मेरी घड़ी वरिष्ठ न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, मेरा नाम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, तो हर चीज़ पे मैं बहुत बिलीव करता हूँ। मतलब जो मेरे को जो लगता है ना, मैं जो कर सकता हूँ मैं कर लेता हूँ। तो जब मैं एस्ट्रोलॉजी की बारी आई, मैं ज्ञाता नहीं हूँ,
मुझे ज्ञान नहीं है, मुझे नॉलेज नहीं है। तो मैंने उनसे एक बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैंने उनसे पूछा कि सर आप मुझे बताइए कि बहुत लोग बोलते हैं कि जब मैं पैदा हुआ, मेरी डेट ऑफ बर्थ मेरे टाइम के अकॉर्डिंग, नक्षत्रों के हिसाब से क्या सब कुछ है, मेरी तो ज़िंदगी तय हो गई। तो उन्होंने मेरे को एक बात बोली कि हम जो, मैंने कहा ये बात सही है क्या? किस्मत डिसाइड हो गई, जो मुझे मिलना है वो डिसाइड हो गया, मेरी शादी किससे डिसाइड हो गई, सब कुछ फिक्स हो चुका है। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि नथिंग इज फिक्स्ड। आप अपने कर्म से, लॉ ऑफ कर्मा को यूज करते हुए आप आज से अपने आगे को क्रिएट कर सकते हो। और मुझे ये रियलाइज हो, मैं भी हमेशा से ये बोलता रहा हूं कि जो मेरा आज है, जहां पर मैं आज हूं, वो मेरे पास्ट का नतीजा है। लेकिन मैं आज के बाद जहां आऊंगा, वो मेरे आज और आज के बाद मैं क्या कर रहा हूं, उसका नतीजा होने वाला है। अगर मेरे कोई भी लिमिटिंग बिलीफ है, आप उसको चैलेंज करो। आप ये सोचो कि अगर आपके, मान लो फॉर एग्जाम्पल, आपको पहले, बहुत सारे लोगों के माइंड में होता है कि यार शादी के लिए अच्छे लड़के आसानी से नहीं मिलते, ठीक है, अच्छी लड़कियां आसानी से नहीं मिलती, ठीक है। अब मुझको एक बात हो, कोई ऐसा आपका माइंड में आइडियल पार्टनर है, कैसा होना चाहिए? मान लो किसी सेलिब्रिटी को आप देखते हो, या शाहरुख खान, यार क्या बंदा है, क्या जेंटलमैन आदमी है, सच अ पर्सनैलिटी ही हैज गॉट, रिस्पेक्ट द वे ही गिव्स, उनका जो वैल्यू सिस्टम है, ये सारी चीजें मान लो आपको बहुत पसंद है। अब आप मुझे बताइए, किसी ना किसी को तो वो मिला ना, तो क्या वैसे लोग या उससे बेहतर लोग नहीं होंगे? तो आप क्या कर रहे हो, आप अपने मेंटल बिलीव्स को ना चैलेंज कर रहे हो, ठीक है। अब ये सोचिए कि आपने बोला चलो ठीक है, किसी ने आपको डिच किया या खराब आपके साथ किया। आप अब ये सोचो कि आपकी जिंदगी में अच्छे लोग कौन कौन है। आपका क्या भाई, आपको डू यू थिंक आपका ब्रदर जो है, रियल ब्रदर अच्छा है? हाँ वो तो अच्छा है, वो तो बड़ी रिस्पेक्ट करता है वुमेन्स की, परफेक्ट है। तो क्या जो आपके ब्रदर है, वैसे क्या और लोग नहीं होंगे? आपके डैड, आपके पेरेंट्स, आपके आसपास के लोगों को जज करना शुरू करो, तो आपको ना धीरे धीरे समझ में आएगा कि अच्छा, ये जस्ट कुछ लोगों के बेसिस पर मैंने कुछ धारणाएं बना ली हैं। और फिर आप अपने आप को बोलो, वो डिसबिलीफ को बिलीफ में चेंज करो कि अच्छे लोग होते हैं, बस मुझ तक नहीं पहुंचे अब तक। अच्छे लोग मिलते हैं, मेरे तक आने बाकी हैं, मिल जाएंगे। तो जब आप इस तरह की, जब आप अपने मेंटल बिलीफ्स को चैलेंज करते हुए ये सब करना शुरू करते हो, और इसके साथ साथ अगर आप अपने जो एटीट्यूड को पॉजिटिव में शिफ्ट करना चाहते हो, तो एक सबसे अच्छा प्रैक्टिस है ग्रैटिट्यूड का करना चाहिए। तो मुझे लगता है जो लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, उनका सबसे बड़ा कारण है ग्रैटिट्यूड मिस होता है उनकी ज़िंदगी से, यानी कि जो चीज़ें हैं वो मिस हैं। इसके लिए सिंपल चीज़ें करना शुरू करें। सबसे पहले क्या करो, हर रोज़ ना रात को सोने से पहले, बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, सब लोग बताते हैं, हर रात को सोने गए आप, उससे पहले आप पेपर पेन ले लो, अगर ले सकते हो तो पेपर पेन लेके ना दिन में जो 5 सबसे खूबसूरत चीज़ें हुई वो लिखो, बस। अब पूरे दिन में 50 चीज़ें हुई होंगी आपके साथ, बहुत खराब दिन भी हो सकता है गया हो, कुछ तो अच्छा हुआ होगा। सुबह मम्मी ने बहुत प्यारी सी चाय बना कर दी होगी, लंच में आपने मस्त से छोले भटूरे खाए होंगे, शाम को चाय पर एक बहुत अच्छे से दोस्त से, पुराने दोस्त से बात हो गई जो बहुत दिनों से नहीं हुई थी, घर आते आते आपको जैम नहीं मिला, और आज आप सांस ले रहे हो, ये तो अच्छा है। आपने वो चीज़ें लिखी। अब आप क्या कर रहे हो ना, जब आप इसको लिखना शुरू कर रहे हो, अब आपकी चीज़ें चेंज हो रही हैं। ये एक ऐसा वक्त है, एक और चीज़ आप बहुत अच्छी कर सकते हो, आप, मैं बताता हूँ, जो मैं हर साल करता हूँ। मैं हर साल एक ग्रैटिट्यूड जार बनाता हूँ। ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये सबको करनी है। ग्रैटिट्यूड जार क्या कीजिए, एक जार लीजिए ट्रांसपेरेंट, ठीक है। उस ट्रांसपेरेंट जार में 2025 जैसे शुरुआत हो, जो खूबसूरत चीज़ें हो, सिर्फ वही, जो अचीवमेंट वाली चीज़ें हों, उसकी एक पर्ची बनाओ कि थैंक यू गॉड, आज मुझे ना नया लैपटॉप मैंने खरीद लिया अपने लिए। उस पर्ची को लेकर डेट के साथ उसमें डाल दो। और मैं इसको पता नहीं कितने सालों से करता आ रहा हूं, बाय द एंड ऑफ द ईयर मैं देखता हूं वो हमेशा भर जाता है, हमेशा भर जाता है। लेकिन जब इंसान अपनी जद्दोजहद में लगा रहता है ना, वो ये पर्सपेक्टिव देख ही नहीं पाता। जब आप ग्रैटिट्यूड जार को प्रैक्टिस करना शुरू करते हो, आपको ये बार बार ये महसूस होगा कि मेरी ब्लेसिंग उतनी कम नहीं है जितनी मैं सोच रहा था। ये सिर्फ नजरिए का फर्क था, मैं वो देख ही नहीं रहा था, मैं खूबसूरत एस्पेक्ट्स देख ही नहीं रहा था। तो ये ग्रैटिट्यूड जार मैं सबको रिकमेंड करता हूं, ये करना ही चाहिए, ये होना ही चाहिए। और जब आप इसको करें हर साल, ये टाइम है वैसे 25 दिसंबर को, 31 दिसंबर को बैठना, खोलना, उसको पढ़ना, आपको लगेगा मेरा जो साल, ये साल गया ना, मेरा इससे खूबसूरत साल ही नहीं गया यार। और आपको ऐसा हर साल लगेगा। और भगवान क्या देख रहा है, इसे तो मैंने कुछ दिया ही नहीं है, देखो कितना खुश है, और इसे दे दूंगा तो क्या होगा, तो फिर वो और देगा, फिर वो और देगा। और आपके वो जो जार हैं वो एक नहीं रहेगा, फिर वो 2 हो जाएंगे, फिर वो 3 हो जाएंगे, फिर वो 4 होंगे। हर साल आपकी ब्लेसिंग्स बढ़ती रहेंगी। ये सिर्फ पर्सपेक्टिव का फर्क है।
पर्सपेक्टिव क्रिएट करो, थोड़ी छोटी छोटी ऐसी चीज़ें करना शुरू करो जो आपको अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना सिखाएं। ये बार बार याद दिलाएं कि आपकी ब्लेसिंग्स कितनी बड़ी हैं, आपके पास जो चीज़ें हैं वो कितनी बड़ी हैं। बहुत लोगों के पास तो ये भी नहीं है ना। तो जब हम अपना पर्सपेक्टिव में चेंज करते हैं तो जो ये बिलीफ्स बदलते हैं, नेगेटिव बिलीफ्स पॉजिटिव में कन्वर्ट होते हैं, हमारा नज़रिया बदलना शुरू हो जाता है और हम अपनी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस को मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हैं। सर, जो लोग ऐसा कहते हैं कि काइंड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन में देखते हैं इस चीज़ को कि हैव नॉट्स जो पॉपुलेशन है, जिनके पास नहीं है आज कुछ, जो डिप्राइव्ड क्लास है, ये कहीं ना कहीं उनके साथ इनजस्टिस तो नहीं हो रहा कि वेल्थ मास्टरी या वेल्थ अचीव कर रहे हैं हम लोग, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में सब कुछ अचीव करने की बात कर रहे हैं, पर जो स्ट्रक्चरली और इंफ्रास्ट्रक्चरली जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है फाइनेंशियली, तो उनके साथ काइंड ऑफ इनजस्टिस है या यूनिवर्सली एप्लीकेबल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन? मैं आपको बताता हूँ, यू चेक माई बैकग्राउंड, मैं कहाँ से आया। आई बॉर्न एंड बॉर्न अप इन दिल्ली, पेरेंट्स फ्रॉम यूपी। जब दिल्ली में मैं पैदा हुआ, मुझे याद है मैंने कई जगह शेयर भी किया, मैं रिपीट करता हूँ आज। मेरी मदर, हम किराए के घर पे रहते थे, ये बहुत बड़ा स्टूडियो है, ये डबल साइज़ का है, आई थिंक डबल से भी बड़ा है ये, इससे 1/4 था, मतलब जितनी हमारी किचन होती है उतना बड़े घर में हम रहते थे। मेरी मम्मी रात को 10, साढ़े 10, 11 बजे सब्जियां लेने जाती थी। क्योंकि उसी वक्त सबसे सस्ती मिलती थी, सबसे खराब और सबसे सस्ती उसी वक्त मिलती थी। तो ये वक्त है जब हम निकले हैं। मैं थ्रू आउट अपने स्कूलिंग में सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, जहाँ पर मैंने 12 रुपये 60 पैसे अपनी फ़ीस दी है, क्योंकि हम ज़्यादा पैसे प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट कॉलेज में नहीं पढ़ सकते थे। तो मैं तो उसी क्लास से हूँ। लेकिन पता क्या हुआ, मुझे ये समझ में आया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहीं से निकलकर आज बहुत बड़े हैं। आज आप हम बोलते हैं कि मुकेश अंबानी कितना पैसा है, हज़ारों करोड़ रुपए शादी पे बर्बाद कर रहा है। उनके पिताजी के पास जाओ, धीरू भाई अंबानी, कहाँ से किए उन्होंने शुरुआत? कहीं से भी नहीं किया, कुछ नहीं था उनके पास। रतन टाटा ने आज जो बना के चले गए, वो लोग पता नहीं ज़िंदगी भर लोग याद रखेंगे उनको, ठीक है। लेकिन जब उन्होंने शुरुआत की या उनसे पहले, तो सोचो जब आप उनके भी कोर में जाते हो ना, 1-2 जनरेशन पहले, तो किसी ने तो शुरुआत की होती है। मैं हमेशा ये मानता हूं, और ये मेरा बहुत स्ट्रांग बिलीफ है, कि भगवान हर किसी को बहुत बड़ा करने का एक मौका जरूर देता है। आप चेक कर लो, आप अपने पेरेंट्स को, मेरे पेरेंट्स को जो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, उनको 100% उन्होंने अपने पेरेंट्स से ये सुना होगा, अरे ये हमारे सामने वाली जो प्रॉपर्टी है ना, 2,000 रुपये में मिल रही थी, हमने ली नहीं। 5,000 50,000 में मिल रही थी, हमने ली नहीं। लेकिन किसी ने तो ली, किसी ने तो बना लिया उसको। लेकिन यानी कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिली क्या? हमारे सामने भी आज के टाइम में ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है कि हमें वो बहुत आगे लेकर जा सकती है, लेकिन हम उस पर सोचने लगते हैं, पता नहीं क्या होगा, लेकिन कुछ तो होगा यार, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। तो जब तक हम ये सोच रखने लगते हैं, तो अबंडेंस का जो थॉट प्रोसेस है, ये बिल्कुल भी इनजस्टिस नहीं है। अगर आज कोई गरीब है तो वो सोच के कारण है, ये गलत, ये, और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये गलत है, ये भी उनका एक्सपीरियंस है। आज हमारे पेरेंट्स से आप खुद सोचिए क्या सिखाया। जो गरीब फैमिली से हम लोग आए, हमें यही सिखाया, देखो बेटा, जितने पैसे हैं ना उतनी इसी के अकॉर्डिंग सोचो, नौकरी करते रहो, पैसे आते रहेंगे, जीवन पान चलता रहेगा, यही होती है लाइफ। घर लेना है 20 साल की EMI पे लेना, गाड़ी लेनी है 5 साल की EMI पे लेना, कम से कम डाउन पेमेंट करना, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा टेन्योर बढ़ाना। क्रेडिट कार्ड होना ज़रूरी है, ज़िंदगी रिस्क होता है, इमरजेंसी आई तो काम आएगा। थोड़ी सी सेविंग ज़रूर कर लो, सब लोगों से बना के रखो, ताकि इमरजेंसी में पैसा उधार मांगना पड़ेगा तो हर कोई दे सके आपको। अब ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें मीडियोकर थॉट प्रोसेस। और मैं मानता हूँ आज के टाइम में जितने बहुत लोग ये देख रहे हैं, उनको लगता है ये तो नॉर्मली बात है, यही तो होता है। 50 लाख का घर, 5 करोड़ का घर, कोई कैश डाउन कैसे ले सकता है? लोग आ जाएंगे, फाइनेंस वाले लोग भी कमेंट करेंगे, अरे इसको आप म्यूचुअल फंड में लगा देते, ये हो जाता, वो जाता, क्यों कैश लेना है? बहुत सारे लोग बोलेंगे। बट ये क्या, किसने दिया आपको, किसने थॉट दिया? मैं तो ये बोलता हूँ, देखो 30 साल की उम्र में कोई भी घर खरीदता है ना, 30 साल की उम्र में कोई पहला घर खरीदता होगा या सोचता होगा, उसके बाद तब तक नहीं ले पाते बहुत सारे लोग। उसके बाद आप 20 साल तक EMI देते रहो, यानी कि 50 साल तक जब तक हो नहीं जाते आप EMI भरते रहते हो, तो जिंदगी तो इनसिक्योर है। आप क्या सोच रहे हो? ऐसी लाइफ में जी रहे हो, फिर आप कुछ करने का भी नहीं सोचते, आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, अपनी फील्ड चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने घर ले लिया है। आप ये क्यों नहीं सोचते कि मैं पैसा दूंगा और घर ले लूंगा, कैश दूंगा घर ले लूंगा, जो रेडियो होगा वो घर ले लूंगा? गाड़ी का क्यों सोचते आप? तो बेसिकली क्या है ना, ये बहुत सारे थॉट्स प्रोसेस हमें जो मिलते हैं, हम उसको चेंज नहीं करते।
कुछ लोग हैं, मैं उनमें से मैं लकी मानता हूं अपने आप को, मैं उनमें से था। मेरे को कुछ ऐसे भी लोग मिले जिन्होंने मेरे को उस थॉट प्रोसेस को चेंज करने में मदद की। अब वो बहुत सारे गुरु थे, बहुत सारे मैंने ऑनलाइन कंटेंट ऐसा देखा। अब मैं किताबों में बहुत ज़्यादा हूँ। मैंने अब मेरी उम्र वैसे ज़्यादा पता नहीं चलती है, बट आई एम 41 राइट नाउ। मैंने आज तक करीबन 700, 750, 800 किताबें मैंने पढ़ी हुई हैं। मेरे पास करीबन 2-2,500 किताबें हैं। मैं आज के दिन भी सबसे ज़्यादा वक्त किताबों को पढ़ने में बिताता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी बड़े बड़े स्पिरिचुअल गुरु हुए या जो ऑथर्स होते हैं, ये अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं किताब को लिखने में। और जो बहुत बड़े बड़े गुरु हैं तो बहुत सारी किताबें लिख देते हैं, पर जब आप उनकी विजडम को सुनते हो, आज आपको क्या मिलता है? आपको उनका सारा एक्सपीरियंस मिल जाता है। तो अगर मेरे से आप पूछोगे ना, सच बताता हूं, ये आई डोंट नो मेरे को ये बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, मेरे पास ना कोई गुरु नहीं है कि मैं किसी एक इंसान का नाम ले सकूं। लेकिन मेरे पास कुछ लोग हैं जिन्होंने मेरे को हमेशा मदद की। मेरे बड़े भाई जैसे हैं, उन्होंने मेरे को हमेशा सही रास्ता दिखाया। उन्होंने मेरे को ये बोला कि अमित किताबें पढ़। मैं बोलो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। उन्होंने बोला किताबें पढ़ ले यार, कोई इंसान आपके साथ रहे ना रहे, ये किताबें ना उन्हीं की हैं। तो जब आप किताबें पढ़ रहे हो, वही गुरु हैं ये। तो हो सकता है वो गुरु आपके साथ सामने नहीं है, फिजिकली नहीं है, लेकिन जब वो उनकी किताबें पढ़ रहे हो, आप उन्हीं के विजडम को समझ रहे हो, आप उन्हीं की वैल्यूज को फॉलो कर रहे हो। तो मैंने सब पढ़ा है। मैं ऐसा आई डोंट नो कौन सा ऑथर होगा जो मैंने नहीं पढ़ा होगा। बहुत कम होंगे आई एम श्योर ऐसे भी। लेकिन तो मुझे ऐसा लगा कि जब ये सीखते रहते हो ना, आप अपने माइंड को इवॉल्व करते रहते हो, पर्सपेक्टिव जानते रहते हो, आप सही गलत में फर्क कर पाते हो। क्योंकि ना अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक इंसान उसी थॉट को सही बोलता है, वही दूसरा इंसान गलत बोलता है। लेकिन जब आप एक ही थॉट को सुनते हो तो आप उसको फॉलो करने लगते हो। लेकिन जब आप दोनों थॉट को सुनते हो तो आप एक जजमेंट पोजीशन पर आ जाते हो कि आपको अंदर से क्या ठीक लगता है। फिर आप उसको भी एक बीच का रास्ता या एक पर्टिकुलर रास्ते को फॉलो करने लगते हो। और मुझे लगता है ये एक सही स्पिरिचुअलिटी है। तो कई बार लोग पूछते हैं कि यार सर आपने किससे सीखा? तो मैं हमेशा बोलता हूं मैंने किताबों से सीखा। हालांकि अगर मुझे लगता है कि अगर कोई इंसान आपके साथ है, कोई गुरु आपकी जिंदगी में, तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। बट मेरे पास एक वक्त था जब मेरे पास उतने पैसे नहीं थे, मैं सिर्फ किताब ही खरीद सकता था 100 रुपए की, वो भी रोड साइड से डुप्लीकेट जो कॉपी आती है मैं वही खरीद सकता था, 50 रुपए की, 70 रुपए की। मैं वही खरीदा, मैंने उसी को पढ़ा, उसी को रिसोर्स बनाया, उसी को लाइफ में इंप्लीमेंट किया। फिर एक वक्त ऐसा आया, हमने बुक समरी चैनल बना दिया। अब बुक समरी चैनल बनाना होता था तो मुझे हर हफ्ते किताब खत्म करनी होती थी, टास्क, काम की तरह। अब वो मेरा काम था। अब मुझे ये नहीं पता था कि उस काम को करने में मैं इतना इवॉल्व हो जाऊंगा। करते 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 मुझे समझ में आ गया यार तो जिंदगी अलग है यार, और तो मैं कुछ और सीख रहा हूँ, अब तो मैं कहीं और पहुंच रहा हूँ। और धीरे 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 लोगों का भी प्यार मिला, समझ में आया, मैंने अपनी लाइफ बदली, लोगों की बदलनी शुरू की। और मैं ये देखता हूँ कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरे को ये समझ में आ गया कि अगर मुझे लाइफ में अपने अच्छा करना है, मुझे मिल जाएंगे, लोग मिल जाएंगे, रिसोर्सेज, वो रास्ते मिल जाएंगे, बट चुनना मुझे है, मैं ही उन रास्तों पर चल सकता हूँ। थैंक यू सो मच सर। तो ये था डॉक्टर अमित के साथ हमारी बातचीत का फर्स्ट पार्ट 2 के लिए स्टे ट्यून्ड। अगर आप ये एपिसोड टेलीविजन पे देख रहे हैं तो पीएमसी हिंदी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इंस्टॉल कीजिए पीएमसी ऐप इंस्टॉल करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पे जा सकते हैं। और जाते जाते एक बात याद रखिएगा कि हमें ज़िंदगी काटनी नहीं, जीनी है, और ऐसे जीनी है कि लोग बोलें लाइफ हो तो ऐसी।